हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इसमें लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन पर चलने से पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हमारे चैनल के नाम पर आप लोगों से अगर कोई कह रहा है कि पेमेंट करना रहेगा तब आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपसे कोई कह रहा है तो आप उससे सावधान रहें। हमारे यहाँ जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी पेमेंट ना कीजिएगा और आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा जहाँ पर आपको फ्री में सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलते हैं, आज की सीरीज़ का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें हम लोगों ने व्यक्तित्व परीक्षण, इसमें आत्मनिष्ठ विधि इसको देखा, इसमें कुछ पॉइंट्स को कंप्लीट किया। जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, आत्मकथा लेखन विधि, इसको कंप्लीट किया। आज कंप्लीट करेंगे वस्तुनिष्ठ विधियां। तो इसमें सबसे पहला हो जाता है नियंत्रित परीक्षण विधि। इस विधि का प्रयोग मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। इसमें परीक्षक व्यक्ति की विभिन्न क्रियाओं एवं आचरण व्यवहार का अध्ययन करके व्यक्तित्व का पालन करता है। मापन रेखा विधि, इस विधि में व्यक्तित्व संबंधी गुणों का मापन एवं मूल्यांकन स्वयं व्यक्ति से या उसके संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों से करवाया जाता है। संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा दिए गए विचारों के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। समाजमिति विधि, इस विधि द्वारा व्यक्तित्व का मापन केवल व्यक्ति के सामाजिक गुणों के आधार पर किया जाता है। शारीरिक परीक्षण विधि, इस विधि में विभिन्न यंत्रों की सहायता से व्यक्ति विशेष के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन करके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधियां कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, याद कर लीजिएगा। आत्मनिष्ठ विधि है जीवन इतिहास विधि, इसके नाम आप लोग देख लीजिएगा। साक्षात्कार विधि हो जाती है, प्रश्नावली विधि हो जाती है, आत्मकथा लेखन विधि हो जाती है, सभी विधियां हो जाती हैं। प्रक्षेपी परीक्षण से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो प्रक्षेपी परीक्षण का नाम बताएं। व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी हैं? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, देखिए आप लोगों के लिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। TAT, ठीक है। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, कभी कभी आपसे इन विधियों के बारे में पूछ लिया जाता है। बाकी यहाँ पे इनके जो पॉइंट्स हैं इनको जान लेते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, उसके बाद है बाल संप्रतीय परीक्षण CAT, ठीक है, यानी कि रोशाक स्याही धब्बा परीक्षण तो आपका हो जाता है RIT। और यहाँ पे हो जाता है कहानी पूर्ति परीक्षण SCT। क्वेश्चन है आपका, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? आलपोर्ट के शब्दों में व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। समायोजन क्या है? अब क्वेश्चन आपका क्या है कि समायोजन क्या है? व्यक्तित्व को सफल जीवन व्यतीत करने के लिए अपने वातावरण और परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। यानी क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसको सफल जीवन जीने के लिए क्या करना होता है, जो अपने आसपास का वातावरण होता है उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेना होता है। अगर आप उसके अनुकूल अपने आप को नहीं ढाल पाए तो आप जिंदगी कैसे जिएंगे, है ना, ये चीज हो जाती है। तो परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित करना, जैसी परिस्थितियां हैं उसके साथ आप वैसे ही करना पड़ता है आपको ना, तो यही समायोजन स्थापित करना होता है। व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, क्योंकि क्या होता है कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो उनके अनुकूल होती हैं, है ना, कुछ ऐसी होती हैं जो प्रतिकूल होती हैं जिनका सामना उसे करना पड़ता है। तो ऐसा तो है नहीं कि अनुकूल परिस्थितियां हैं तो वो तो अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो वो हार मान जाए। तो हार तो नहीं मानना होता है, क्या करना होता है, उस पर वर्क करना होता है। वर्क का मतलब ये होता है कि अगर हमारे सामने कठिनाइयाँ आई हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है,
तो उस पर हमें विचार विमर्श करना होता है, अपने माइंड में ही मंथन करना होता है कि जो हमारे सामने प्रॉब्लम आई है उसका हम कैसे सलूशन निकालें, उसको हम कैसे सॉल्व करें, और उसके बाद हम उसको सॉल्व भी करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी बड़ी सादी विधि है कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सामने कोई और प्रॉब्लम है, आपके सामने कोई और प्रॉब्लम है, और दुनिया में सभी के सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और उसको फेस करना ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाता है प्रत्येक व्यक्ति अपनी अलग अलग क्षमता के अनुसार समायोजन करने का प्रयत्न करते हैं। भाई जिसकी जितनी क्षमता होती है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। कभी कभी क्या होता है, हमें किसी की हेल्प भी लेनी पड़ती है और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। कभी कभी हम अपने आप से ही उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेते हैं। तो जैसी परिस्थितियाँ होती हैं उसके अनुसार हम क्या करते हैं, अलग अलग यानी अलग अलग तरीके से हम उसका सलूशन कर लेते हैं। कुछ लोग प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सफल होते हैं और कुछ लोग असफल होकर मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। अब क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं और वो ये कहते हैं कि प्रॉब्लम्स तो सभी के साथ में रहती हैं, जैसी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग वो उस पर वर्क करते हैं, मंथन करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम आती है वो कहते हैं हमारे ही साथ ऐसा हो रहा है, बाकी दुनिया में किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। वो क्या करते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो कुछ लोग अपना संतुलन खो बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुकूल परिस्थितियां जब आपके साथ हैं, यही वाली बात की खुशी आपने उठाई तो गम कौन उठाएगा, तो ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे है, इस प्रकार व्यक्ति असंतोष या कुंठा, मानसिक द्वंद या तनाव के शिकार हो जाते हैं। ये बातें शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। भाई जब आप टेंशन में रहेंगे तो आपका जो मानसिक है, कहते नहीं कि थोड़ी सी चिंता ज़रूरी होती है। ये कि अगर आप कोई वर्क करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें अगर थोड़ी सी चिंता नहीं करेंगे कि हमें पढ़ना है, 8 सब्जेक्ट हैं और एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है, वो इतनी चिंता ठीक है। अगर आप इतनी चिंता करेंगे कि इतने हार्ड इतने टफ सब्जेक्ट हैं, हम कैसे इसको करेंगे, कुछ लोग कहते हैं इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग निकाल नहीं पाते, ये चीज़ें सोचेंगे कि इसमें बैक भी बहुत लगती है, आप वो चीज़ सोचते रह जाएंगे। अब वो वाली चिंता आपकी नहीं ठीक है, क्योंकि उसमें आपने किया कुछ नहीं, आप कर कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ चिंता कर रहे हैं। और एक चिंता ये हो जाती है कि हमें वर्क करना है और हम ये वाली टेंशन ले रहे हैं कि हमें पढ़ना है, तो ये चिंता ठीक होती है। यहाँ पे हो जाता है और कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मानसिक द्वंद या तनाव के शिकार हो जाते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे फिर आपका माइंड वर्क ही नहीं करेगा। अगर आप कोई चीज़ पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो आपको याद ही नहीं होगा, चीज़ें समझ ही में नहीं आएंगी। उसके बाद हो जाता है, अतः यहाँ पर समायोजन के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक हो जाता है। तो जब आप समायोजन का ज्ञान आपको पता होगा, आपको समायोजन के बारे में पता होगा, तो आप चीज़ों को क्या होगा, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसको फेस करेंगे, उसका यानी सामना करेंगे और अच्छे से उसका सलूशन निकालेंगे। अर्थ एवं परिभाषा देख लेते हैं। समायोजन को सामंजस्य, व्यवस्थापन या अनुकूलन भी कहते हैं, है ना। समायोजन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। देखिए इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है, क्योंकि कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है कि समायोजन किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो सम और आयोजन, यानी सम का तात्पर्य होता है समान या अच्छी तरह या भली भांति, और आयोजन का तात्पर्य है व्यवस्था। जैसे कहते हैं आप इस चीज़ का आयोजन कर रहे हैं, तो यानी व्यवस्था कर रहे हैं। अतः समायोजन का तात्पर्य अच्छी तरह व्यवस्था करना। दूसरे शब्दों में परिस्थितियों का वातावरण से संतुलन ही समायोजन है। बिल्कुल जैसा माहौल चल रहा है हम उसके अकॉर्डिंग ढल गए, वही क्या है, जिंदगी जीने का सबसे अच्छा मूल मंत्र है। अगर हम क्या कर रहे हैं, भाई 5G का जमाना चल रहा है, हम 50 साल पीछे चलेंगे तो लोग क्या करेंगे, हम ना तो उनके अकॉर्डिंग ढल पाएंगे ना वो हमारे अकॉर्डिंग ढल पाएंगे। तो क्या होगा, हम लोगों में एक दीवार बन जाएगी, और जब दीवार बन जाएगी तो आपकी कहते नहीं कि आपके जो सोच विचार हैं वो जो 50 साल पीछे चल रहा है उससे नहीं आप मैच कर पाएंगे, है ना। तो इस तरह से क्या होना चाहिए, जिस तरह की परिस्थितियां हो उसके अनुकूल हमें ढल जाना चाहिए। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, सीखने की सामूहिक विधियां कौन कौन सी हैं। तो सीखने की सामूहिक विधियां, वाद विवाद विधि, ये विधि बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ सीख रहे हैं
तो आप लोग डिस्कस करते हैं, वाद विवाद करते हैं, जैसे हमने आपसे कुछ और कहा, आपने हमसे कहा, उस पर डिस्कस किया, तो चीज़ें क्या होती हैं, लॉन्ग टाइम तक हमें वो चीज़ें याद रह जाती हैं कि हाँ हमने ऐसे डिस्कस किया था, ये चीज़ ऐसे से ऐसे है। ऐसा नहीं है कि अपने ही मन में हमने पढ़ लिया, अपने ही मन में हमने सीख लिया। तो इस विधि से हमारी जो वाद विवाद विधि हो जाती है, यानी डिस्कशन मेथड। हम डिस्कस करते हैं, कोई भी हमारे सर पे प्रॉब्लम आई और हमने उसको डिस्कस कर लिया। हालांकि सबसे नहीं डिस्कस करना चाहिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिससे डिस्कस भी करना चाहिए। तो हमने डिस्कस किया, हमको भी लगा कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसे से हम इस तरह से कोई वर्क करते हैं तो अच्छी चीज़ है, और हम जो सामने वाले को हमने बताया उसने भी हमें कुछ सलाह दी तो मानना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जो डिस्कस हम कर रहे हैं वो एज के अकॉर्डिंग नहीं, वो नॉलेज के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। यानी यहाँ पे ये चीज़ कहने वाली हो जाती है कि एज किसी की कम हो या ज़्यादा हो, यानी उम्र किसी की कम हो या ज़्यादा हो, नॉलेज उसको कितनी है उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाद विवाद विधि हो जाती है। सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी विधि, यानी हम क्या करते हैं, सम्मेलन करते हैं, उसके बाद उसमें विचार गोष्ठी विधियाँ होती हैं। इसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें भी हमें क्या होता है, ये भी सीखने की सामूहिक विधि हो जाती है। कार्यशाला विधि हो जाती है, प्रोजेक्ट डॉल्टन व बेसिक विधि हो जाती है। यानी इन विधियों से हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। इन विधियों में छात्र अपनी रुचि, ज्ञान एवं क्षमता के अनुसार कार्य करता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। बिल्कुल, जब हम डिस्कस करेंगे, कहते हैं ना ग्रुप स्टडी बहुत अच्छी होती है। तो ग्रुप स्टडी में ये होता है कि भाई आपने हमसे कोई क्वेश्चन किया, हमने आपसे कोई क्वेश्चन किया, किसी चीज़ पे हमने लॉन्ग डिस्कस किया, किसी चीज़ पे हमने शॉर्ट डिस्कस किया, और आप लोगों को चीज़ें, वो चीज़ें यानी हम लोगों को, जब हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं, पूरे ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, सभी को नॉलेज मिलेगा। तो जब सभी को नॉलेज मिलता है तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद विधि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का सोदाहरण उल्लेख कीजिए। तो अभिप्रेरणा, प्रेरणा या अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी रूपांतरण मोटिवेशन है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम धातु से मानी जाती है। मोटम का अर्थ है मोटर, मोशन और मूव, परंतु प्रेरणा के शाब्दिक तथा मनोवैज्ञानिक अर्थ में अंतर है। साधारण शब्दों में प्रेरणा का अर्थ किसी कार्य का करना होता है। मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा का अर्थ आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है। अभी प्रेरणा का अर्थ क्या है इसको समझ लेते हैं। पहले किताबी भाषा में समझते हैं, उसके बाद अपनी भाषा में समझते हैं। ठीक है, तो अभिप्रेरणा यानी प्रेरणा या अभिप्रेरणा व्यक्ति की एक आंतरिक स्थिति है। प्रेरणा व्यक्ति में उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति तक चलने वाली क्रियाशीलता उत्पन्न करती है। प्रेरणा का अर्थ उन आंतरिक उत्तेजनाओं से लगाया जाता है जिस पर व्यक्ति का व्यवहार आधारित होता है। इस प्रकार प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है। यह शक्ति व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इस शक्ति को देखा नहीं जा सकता और ना ही इसे स्पर्श किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति प्रेरणा के आधार पर कार्य करता है तो उसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कहते नहीं कि हम क्या आपको कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि आप कर क्या नहीं सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। जब अभी जो सेमेस्टर जिन लोगों ने कंप्लीट किया, जिनका अभी पिछले बैच का ग्रुप था, उन लोगों ने कंप्लीट किया, 1 घंटे में वो लोग भी पेपर दे लेते हैं। आप लोगों के लिए कठिन थोड़ी ना है। जब ये लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं तो आप क्यों नहीं ला सकते? जब ये स्टडी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? 24 घंटे ही सबको मिलते हैं, उसी में कोई क्या करता है, 24 घंटे में अच्छी चीज़ें सीखता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो 24 घंटे ऐसे ही निकाल देते हैं। कुछ लोग सिर्फ उठने बैठने में ही 24 घंटे निकाल देते हैं, है ना, रेस्ट में ही निकाल देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उन 24 घंटों को इस तरह से अपने मतलब पकड़ बना लेते हैं कि हमें इन 24 घंटे में कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ सीखना है और हमें बनना है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि जब ये लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? पिछले बैच वाले जब निकाल ले गए तो आप क्यों नहीं निकाल सकते हो, है ना? वो 95% मार्क्स ला सकते हैं तो आप क्यों नहीं ला सकते हो? तो जब हमने आपको मोटिवेट किया तो आप क्या हुए, मोटिवेट हुए, है ना। और इससे क्या होता है कि अगर आप में लो पावर है तो हाई पावर हो जाता है कि नहीं हम कर सकते हैं, हमारे में वो क्षमता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। अरे जब अभी तक वो पढ़ रहे हैं उनको जॉब नहीं मिल गई तो क्या तुम अनोखे हो जो तुमको जॉब मिल जाएगी? अब कुछ लोग देखिए आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं।
और ये नहीं देख रहे, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्कूल जाने के नाम पे सिर्फ क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, कहते हैं 30 से 35 बच्चा एक क्लास में बैठता है, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पीछे बैठते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल आगे फ्रंट में बैठते हैं, कुछ बच्चे बीच में बैठते हैं, है ना, और वो हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। ज़रूरी नहीं कहा जा सकता कि पीछे वाले बच्चे हमेशा पीछे ही रह जाते हैं, लेकिन 35 बच्चे, ये आप सोचे, सभी एक समान सीख जाते हैं तो नहीं सीख पाते हैं, है ना। तो कुछ में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ में कुछ चीज़ें होती हैं, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं अभिप्रेरणा का अर्थ। प्रेरणा या अभिप्रेरणा व्यक्ति की एक आंतरिक स्थिति है। प्रेरणा व्यक्ति में उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति तक चलने वाली क्रियाशीलता उत्पन्न करती है। प्रेरणा का अर्थ उन आंतरिक उत्तेजनाओं से लगाया जाता है जिन पर व्यक्ति का व्यवहार आधारित होता है। इस प्रकार प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है। शक्ति व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इस शक्ति को देखा नहीं जा सकता और ना ही उसे स्पर्श किया जा सकता है। ये सब चीज़ें तो खैर हो गई। अब देख लेते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार। दैहिक अभिप्रेरण जैव जनित या जन्मजात आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है। इन पर शिक्षण का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। इसमें भूख, प्यास, निद्रा, होमियोस्टेसिस, तापक्रम का नियमन, मात्रक व्यवहार, काम, पलायन, यूत्सा, जिज्ञासा, क्रीड़ा तथा हास विनोद जैसे अभिप्रेरण होते हैं। मनोवैज्ञानिक या अर्जित प्रेरणक मनोवैज्ञानिकों ने इन्हें निम्नलिखित भागों में बांटा है। व्यक्तिगत अभिप्रेरण स्वयं उपार्जित होते हैं, उन्हें व्यक्ति धीरे धीरे सीखता है। ये अभिप्रेरण दैहिक अभिप्रेरण या विकसित रूप में भी हो सकते हैं। व्यक्तित्व के संतुलित समायोजन के लिए उनकी संतुष्टि आवश्यक है। ये जीवन स्तर, आकांक्षा स्तर, अभिरुचियों, व्यक्तित्व, आदत की शक्ति, नशाखोरी एवं अचेतन अभिक्रियाएं होती हैं। सामाजिक अभिप्रेरणा यानी सामाजिक प्राणी होने के कारण व्यक्ति में अनेक अभिप्रेरणाएं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विकसित होती है। इस प्रकार के अभिप्रेरण में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर पाया जाता है। ये अंतर उस समाज के ढांचे द्वारा नियमित होता है। सामाजिक परंपराएं, रीतियां, वेशभूषा, खान पान इत्यादि का सामाजिक अभिप्रेरण पर अवसर होता है। इनमें प्रशंसा एवं निंदा, आक्रामकता, आत्मसमर्पण, संघ प्रवृत्ति, अनुकरण एवं सहानुभूति आदि सम्मिलित होती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सीखने में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। तो सीखने में प्रेरणा का महत्व, प्रेरणा सीखने का महत्वपूर्ण अंग है। प्रेरणाहीन व्यक्ति सीखने में रुचि नहीं लेता। सीखने में प्रेरणा का महत्व अग्र प्रकार है। बाल व्यवहार में परिवर्तन, शिक्षक प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, भर्त्सना आदि कृत्रिम प्रेरकों का प्रयोग करके बालकों के व्यवहार को निर्देशित एवं परिवर्तित कर सकता है। चरित्र निर्माण में सहायक, शिक्षक बालकों को उत्तम गुणों और आदर्श को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस प्रकार वह उसके चरित्र निर्माण में सहायता कर सकता है। ध्यान केंद्रित करने में सहायता, ध्यान को केंद्रित करने के लिए अभिप्रेरणा का अत्यधिक महत्व है। शिक्षक बालकों को रुचिकर व उचित साधनों का प्रयोग करके उन्हें अपने ध्यान को पाठ विषय पर केंद्रित करने में सहायता दे सकता है। मानसिक विकास में सहायक, शिक्षक विभिन्न प्रेरकों का प्रयोग करके छात्रों का ज्ञानार्जन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। क्रो के अनुसार अभिप्रेरक छात्रों को अपनी सीखने की क्रिया में प्रोत्साहित देते हैं। रुचि का विकास, शिक्षक प्रेरणा का प्रयोग करके बालकों में कार्य अध्ययन के प्रति रुचि का विकास कर सकता है। थॉमसन का कथन है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि का शैक्षिक महत्व लिखिए। रुचि यानी इंटरेस्ट। अब किसी में सीखने में इंटरेस्ट होगा यानी रुचि होगी तभी वो चीज़ों को सीख पाता है। जब इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो नई चीज़ों को सीख पाएगा, है ना। रुचि का अधिगम में महत्व, ध्यान, रुचि तथा अधिगम का घनिष्ठ संबंध है। क्योंकि क्या होता है, जो ध्यान है, जब रुचि होगी तभी आप ध्यान देंगे और जब ध्यान देंगे तभी आप अधिगम यानी लर्निंग यानी सीखना आप कर पाएंगे। और अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आप उसमें ध्यान नहीं दे पाएंगे और जब ध्यान नहीं दे पाएंगे तो चीज़ों को आप सीख नहीं पाएंगे। तो यानी कहने का मतलब है ये इनमें क्या है, घनिष्ठ संबंध है। ध्यान और रुचि के बिना अधिगम का कार्य सफलतापूर्वक सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है, क्योंकि ध्यान और रुचि के बिना क्या अधिगम सफल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं।
रुचि, ध्यान व अधिगम एक दूसरे से संबंधित है। अधिगम में ध्यान केंद्रित करने के लिए छात्रों में रुचि होना आवश्यक है। अधिगम की यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाता है, अधिगम की किया जा सकता है। प्रत्येक अवस्था की रुचियाँ भिन्न भिन्न हो जाती हैं। यानी जो अधिगम है उसको करने के लिए ध्यान और रुचि ज़रूरी है। रुचि के भेद बताएं तो जन्मजात रुचि होती है और अर्जित रुचि होती है। कुछ रुचियाँ क्या होती हैं जो जन्मजात होती है, हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन कुछ क्या होती हैं जो हम उसको अर्जित करते हैं, है ना, तो वो अर्जित हो जाती हैं। क्वेश्चन है, बालकों में रुचि उत्पन्न करने की विधियां तथा अधिगम में उसका महत्व बताएं। बच्चों को पढ़ाए जाने वाले विषयों में सिखाए जाने वाली क्रियाओं में रुचि उत्पन्न करने के लिए छात्रों को कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। कौन कौन सी बातें हैं उनको देख लेते हैं। कोई भी विषय पढ़ाते समय बालकों के दृष्टिकोण से परिचित होना आवश्यक है। बच्चों की कठिनाई का निवारण सरलता से करने का प्रयत्न करें। ध्यान एवं रुचि केंद्रित ना होने पर किसी अन्य मनोरंजन खेल द्वारा ध्यान आकर्षित करें। अब क्या है, बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है कोई चीज़। अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चे के हाल पे ही उसको छोड़ देंगे, अगर उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसको मारेंगे पीटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको क्या करेंगे, देखेंगे कि बच्चा इंटरेस्ट किस तरह से लेगा। अब उसे क्या करेंगे, उसको खेल में इंटरेस्ट है, हम खेल के द्वारा उसे शिक्षा दे देंगे। जैसे अब हमें गणित का ज्ञान देना है, अब उसको गणित पढ़ने में उसको गणित पढ़ने में क्या हो रहा है, आलस आ रहा है। अब क्या करेंगे, ठीक है हम नहीं तुम्हें गणित पढ़ाएंगे, आज हम खेल खेलेंगे। अब उसके क्या करिए, 2 से 3 या 4 स्टिक्स मंगा लीजिए, या मान लीजिए मार्बल्स मंगा लीजिए। चलिए ठीक है, हम इस तरह से खेल खेलते हैं। अब मान लीजिए आपने 10 मार्बल्स मंगा लिया। अब बच्चे से आपने कहा कि इनको गिनो, तो बच्चे ने गिना, उसको देखिए 10 तक गिनती आ गई। अब आपने कहा इनको आधे आधे कर दो। अब बच्चा उनको आधा आधा करेगा, यानी उसको क्या हो गया, घटाने का ज्ञान हो गया, भाग का ज्ञान हो गया। और इसको आपने क्या कहा कि इसको बांट दो, 5 लोगों में बांट दो कि बराबर बराबर आए, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या किया, उसको गणित का ज्ञान भी दे दिया, प्लस बच्चा बोर भी नहीं हुआ, और आपने उसको मारा पीटा नहीं। और मारना पीटना तो है ही नहीं, है ना, डांटना भी नहीं है, मारना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो इस तरह से आप बच्चों को जोड़ घटाना, गुणा भाग और काउंटिंग करना, ये सभी ज्ञान आप सिखा सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से। उसके बाद है, जहाँ तक संभव हो विषय पढ़ाते समय स्थूल, दृश्य, श्रव्य साधनों का प्रयोग करें, इससे पाठ रोचक बनता है। इसमें क्या होता है, स्थूल हो जाते हैं, श्रव्य दृश्य, यानी दृश्य श्रव्य साधन। दृश्य कौन से होते हैं, जो हम देख सकते हैं, जैसे हमारी किताबें हो जाती है, ब्लैक बोर्ड है, ऐसा तो है नहीं वो बोल रहा है ना। श्रव्य क्या है, जिसको वो बोले और हम सुने, है ना, जैसे रेडियो हो जाता है। श्रव्य दृश्य कौन सा है, जिसको हम देख भी सकें और सुन भी सकें, जैसे मोबाइल है, टीवी है। इसमें आपको क्या है, इसमें ज्ञान प्राप्त होगा, बच्चे देख रहे हैं। अब जैसे कोई कार्टून आता है, शिक्षाप्रद कार्टून है, बच्चा बड़ा इंटरेस्ट लेगा, वो तो सोचेगा हम कार्टून देख रहे हैं, लेकिन उसमें आपने क्या शिक्षाप्रद कहानियां आपने बच्चों को सिखाई, तो बच्चे ने क्या किया, बड़ा इंटरेस्ट लेके चीज़ों को सीखा। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाता है श्रव्य दृश्य, और श्रव्य अलग हो जाते हैं, दृश्य अलग हो जाती है, श्रव्य दृश्य सामग्री अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है। उसके बाद है, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। सामान्यतः शिशुओं के लिए खेल विधि, बालकों के लिए कार्य विधि, किशोरों के लिए समस्या समाधान विधि और युवकों के लिए व्याख्यान, तर्क, वाद विवाद विधियां अच्छी रहती हैं। प्रत्येक पाठ का प्रयोजन होना चाहिए। जब बच्चे पाठ की उपयोगिता समझ जाते हैं तब वे अपनी इच्छा से कार्य करने में तत्पर होते हैं। यानी क्या होता है, पहले बच्चा नहीं पढ़ने में इंटरेस्ट लेता है, लेकिन वो जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको समझ में आ जाता है, अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमारा ये बेनिफिट होगा। और शिक्षा ऐसी चीज़ है, हम दूसरों को नहीं देते हैं, हम अपने लिए। और पहली बात, पढ़ाई जो होती है वो सिर्फ अपने लिए ही इंसान करता है, दूसरों के लिए नहीं करता है, ठीक है। तो बच्चा ये सब चीज़ें समझ जाता है, फिर वो क्या करता है, पढ़ाई के लिए वो तैयार हो जाता है। और यानी आपने पढ़ा होगा थॉर्नडाइक का नियम, तत्परता का नियम, यानी तत्पर है, वो तैयार है बच्चा पढ़ने के लिए। शिक्षण के साथ साथ बच्चे को उसके परिवेश एवं नई नई चीज़ों की भी जानकारी दें। यानी परिवेश, यानी उसके जो आसपास में जो परिवेश है, वातावरण है, उसकी भी जानकारी दें कि क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हमें रहना चाहिए, ये सब चीज़ें
उसके बाद आपका हो जाता है रुचि के महत्व के साथ उसके विगत अनुभवों का प्रसंग होना चाहिए। कठिन और नीरस विषय को सरल एवं यानी रुचिकर ढंग से प्रस्तुत करें। अब जो कठिन सब्जेक्ट है, वही चीज़ अभी हमने आपको बताई कि मैथ सब्जेक्ट बच्चे को बहुत कठिन लगता है, तो वो बच्चा क्या करता है, ऊब जाता है उससे। जैसे वो क्लास स्टार्ट होता है, बच्चा क्या कहता है, किसी तरह से ये खत्म हो, तो उसको आप इतना इंटरेस्टिंग बना दीजिए कि बच्चा सोचे थोड़ा सा और भी टाइम मिल जाता तो हमें मज़ा आ जाता है। ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है कक्षा में बच्चों से अधिक सहभागिता कराएं। यानी बच्चा क्या है, अब बच्चे से आप क्या करें, जैसे उनके कोई भी आप वर्क कराएं क्लास में, तो आप कई बच्चों को साथ में, यानी सहभागिता का उसका पाठ पढ़ाएं कि आप लोग मिलके इतना काम कर लो, इस तरह से कर लो, ऐसे, ठीक है। रुचि जागृत करने व ज्ञान वृद्धि के लिए बच्चों को भ्रमण पर भी ले जाएं। भ्रमण देखिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। भ्रमण करने से क्या होता है, जैसे आपने बच्चे को कुछ इतिहास के बारे में पढ़ाना चाहा, मान लीजिए आप बच्चे को घुमाने ले गए, कुछ ऐसे हिस्ट्रिकल प्लेस आपने दिखाए और उसके बारे में बताया, और आप बुक से पढ़ाएंगे क्लास में तो इतनी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, और ऐसे आप उसके माइंड में एकदम सेट हो जाएगी। मान लीजिए आपने उसको लाल किला दिखाया, ठीक है, अब वो दिल्ली में है, वहाँ पे आप उसको लेके गए। अब आपको पता है, आप जैसे ही पूछोगे अच्छा बताओ लाल किला कहाँ है, अब वो बता देगा बच्चा कि दिल्ली में है ना। किस रंग का, कैसे बना हुआ है, लाल पत्थर से बना हुआ है। वो हर एक चीज़ आप उसको जो चीज़ों का नॉलेज देते चलोगे, वो हर एक चीज़ फटाफट से बताता चला जाएगा। मान लीजिए आप ताजमहल दिखाने ले गए, आगरा में है भाई, ताजमहल कहाँ है, आगरा में है, कैसे बने हैं, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, और भी उसके बारे में आपने जो नॉलेज दी, किसने बनवाया, किस लिए ये बना, सब चीज़ें, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे गए, बच्चे को आपने हर एक चीज़ बताई और उसको याद है, जब अच्छा मैं आगरा गया था, वहाँ पे मैम मुझे लेके गई थी तो मुझे ताजमहल दिखाया था, है ना। अब उसको वो चीज़ याद है, ठीक है। और इतना जब आप किताब से पढ़ाओगे तो इतना बच्चे को नहीं याद रहता है, वो एक टाइम पे भूलने लगता है। उसके बाद है बच्चे की आयु के अनुसार रुचिकर कार्य कराने में शिक्षण प्रभावी बनता है। थकान होने पर बच्चे को पूर्ण आराम देना चाहिए, बिल्कुल सही है। बच्चे को समय समय पर पुरस्कारों एवं प्रमाण पत्रों द्वारा प्रोत्साहित करें। शिक्षक को स्वयं उत्साहित एवं फुर्तीला होना चाहिए, जिससे बच्चों की शिक्षण में रुचि बनी रहे। बिल्कुल, जब शिक्षक को बच्चा देखेगा कि इतने फुर्तीले हैं, इस तरह से हमको हर एक चीज़ सिखा रहे हैं, तो बच्चा भी वैसा बनता है। क्योंकि बच्चा क्या होता है, ज़्यादातर आपने देखा होगा, टीचर कह दे मतलब बच्चे के लिए वो पत्थर की लकीर है, वो वर्क करना है। जैसे कहते हैं नहीं इनकी भाई मैडम, जैसे हम शिकायत कर देंगे आज बच्चा पढ़ने नहीं बैठा है ना, वो क्या करता है, तुरंत पढ़ने बैठ जाता है ऐसे। तो इतना बच्चे क्या करते हैं, इतना टीचर्स, और जो भाई टीचर्स का तो वैसे भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे टीचर्स को अपना एक मान लेते हैं कि हाँ आइडियल मान लेते हैं। कुछ लोग तो अपना आइडियल मान लेते हैं कि जिस तरह से ये टीचर है, जिस तरह से ये पढ़ाते हैं, जिस तरह से इनकी वेशभूषा है, बच्चे उसी तरह से बनना चाहते हैं। उसके बाद हो जाता है विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण भी बच्चों की कक्षा कार्य में रुचि बनाए रखने में सहायक होती है। शिक्षक का व्यवहार भी बच्चों के प्रति कठोर व दंडनीय के स्थान पर प्रेम, सहानुभूति और सहयोगपूर्ण होना चाहिए। इससे बच्चे स्वयं रुचि से कोई कार्य करते हैं, ठीक है। इस प्रकार उपयुक्त विधियों और तरीकों का प्रयोग करते हुए बालक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बना सकता है, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया, अभी देख लें कितना, तो यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।